हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र। हम बात करेंगे आज हैलोजन व्युत्पन्न की, क्योंकि अपना जीओसी लास्ट क्लास में खत्म हो चुका है और जीओसी के जितने भी वीडियो हैं, ठीक है, उन सभी को अच्छी तरह से समझ लेना। कोई कंफ्यूजन हो तो पहले उनके बारे में क्लियर कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर अपने पास में अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक वाइज अपन स्टार्ट करेंगे और आज अपने पास में फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास का है हैलोजन व्युत्पन्न, ठीक है। हैलोजन व्युत्पन्न होते क्या हैं, इनकी जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले ये कहें कि हैलोजन क्या होते हैं अपने पास में। हैलोजन हम ये कहते हैं 17th ग्रुप। इसमें जो भी एलिमेंट होते हैं वो सभी हैलोजन हैलोजन होते हैं। अब 17th की अपन बात करते हैं तो 17th में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिड, ठीक है, ये आते हैं अपने पास में, ठीक। अब इन सभी में से केवल और केवल अपने पास में ये जो 4 एलिमेंट होते हैं ये होते हैं अपने पास में हैलोजन, ठीक है। और जो एस्टेटिन होता है ये हैलोजन नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये हैलोजन है और हैलोजन में केवल इन्हीं को कहते हैं हम हैलोजन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो 17th ग्रुप को हैलोजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि अपने पास में इस वर्ग के जो तत्व होते हैं ये किसी धातु के साथ मिलकर उसके लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है। हैलोजन वर्ड जो होता है ये लैटिन भाषा के वर्ड से बना है। लैटिन भाषा के वर्ड यानी कि हेलो और जन, और हेलो और जन का मतलब होता है, हेलो का मतलब लवण से होता है और जन का मतलब निर्माण करना, ठीक है। यानी कि ये अपने पास में इस वर्ग के जो तत्व होते हैं ये धातु के साथ मिलकर लवण का निर्माण करते और लवण का निर्माण करने के कारण इन्हें हैलोजन कहा जाता है। जिसका एक बेटर एग्जांपल अपन देखते हैं, जनरली यूज करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये एक लवण होता है जो डेली रूटीन में घरों में काम आता है, क्लियर। तो हैलोजन क्यों कहते हैं 17वें वर्ग को, ये क्लियर हो गया। अब 17वें वर्ग के अंदर अपने पास में एस्टेटिन भी आता है, लेकिन केवल हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं इन्हीं को हैलोजन कहते हैं, एस्टेटिन को नहीं कहते, क्योंकि एस्टेटिन जो होता है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसलिए एस्टेटिन को क्या करते हैं, हैलोजन में नहीं रखते और हैलोजन अपने पास में केवल 4 होते। क्लियर हो क्या। नेक्स्ट है अपने पास में अब व्युत्पन्न की बात करते हैं कि व्युत्पन्न क्या होते हैं, क्लियर। व्युत्पन्न का मतलब उत्पत्ति, ठीक है, यानी कि उत्पत्ति कैसे हो। तो हैलोजन व्युत्पन्न यानी कि हैलोजन से जो उत्पत्ति होती है, ठीक है, वो हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं। अब हैलोजन से उत्पत्ति कैसे, अब देखिए एक वर्ड हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है अपने पास में, जिनमें हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, इनकी वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्लियर है। इन हाइड्रोकार्बन में से किसी एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं इनका प्रतिस्थापन एक या एक से अधिक हैलोजन परमाणु से करने पर जो यौगिक बनते हैं उन्हें हैलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल अपन ये माने कि CH4, ठीक है। CH4 क्या है अपने पास में, एक हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन में मैं हाइड्रोजन परमाणु को हटा देता हूं और इसके स्थान पर Cl जोड़ दिया जो एक हैलोजन है, तो ये बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा अपने पास में, हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है, क्लियर है अपने पास में। इसी तरह C2H6
C2H6 की अपन बात करें तो हम ये कह दें कि CH3CH, यहां पे हम दो हेलोजन जोड़ देते हैं तो ये अपने पास में क्या हो गए, यानी कि दो हाइड्रोजन को हटाया अपन ने, दो हेलोजन जोड़ दिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया अपने पास में, हेलोजन व्युत्पन्न। तो हेलोजन व्युत्पन्न की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वे यौगिक जिनका निर्माण किसी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी एक या एक से अधिक हैलोजन परमाणु से करने पर जिन यौगिकों का निर्माण होता है उन्हें हैलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। क्लियर है? जैसे हम ये कह दें कि इसके अंदर अपने पास में एक RX, R का मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन पार्ट है, X का मतलब अपने पास में हैलोजन है। इसी तरह एरोमेटिक ले अपन, तो एरोमेटिक ये हाइड्रोकार्बन भाग हो गया और यहां पे हाइड्रोजन परमाणु को हटा दे, हैलोजन एटम जोड़ दे, तो ये हो जाएगा अपने पास में हैलोजन व्युत्पन्न। तो ये अपने पास में हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब इन हैलोजन व्युत्पन्न जो होते हैं इनका नॉर्मल वे में जो सामान्य प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं तो देखिए हैलोजन अपने पास में एक एग्जांपल है क्लोरेनफेनिकोल। ठीक है, क्या कंपाउंड है, ये कंपाउंड होता है अपने पास में क्लोरीन युक्त प्रतिजैविक होता है, यानी कि एंटीबायोटिक होता है, यानी कि ये क्लोरीन का कंपाउंड होता है जो अपने पास में जो हाई फीवर होता है अपने पास में उसके उपचार में काम आता है, यानी कि टाइफाइड के इलाज के अंदर उपयोग में किया जाता है। क्लियर? इसी तरह क्लोरोक्विन की बात करते हैं। क्लोरोक्विन का जो उपयोग होता है वो मलेरिया जो अपने पास में रोग होता है, मलेरिया टाइफाइड यानी के रूप में, ये सॉरी मलेरिया अपने पास में फीवर के रूप में, यानी कि ये अपने पास मलेरिया के इलाज में यूज किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं हेलोथेन। हेलोथेन अपने पास में ये होता है, इसका उपयोग किया जाता है बेहोश करने में। और याद कीजिए एक वर्ड पढ़ते हैं अपन क्लोरोफॉर्म, नाम तो सुना होगा, जानते हैं, यानी कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोश करने में किया जाता है। अब तक हम ये जानते हैं किसी का ऑपरेशन वगैरह करना होता है तो उसके अंदर उसको बेहोश करने के लिए क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि रुमाल पे लगाया, उसको सुंघाया, बेहोश किया। ठीक है, लेकिन क्लोरोफॉर्म अपने पास में टॉक्सिक होती है। ठीक है, हानिकारक होती है अपने पास में, और हानिकारक होने के कारण ये अपने तंत्रिका तंत्र पे ज्यादा इफेक्ट डालती है। ठीक है, इसलिए इसके स्थान पर आजकल हेलोथेन का उपयोग किया जाने लग गया, यानी कि ये अपने पास में सेफली रूप में उपयोग की जाती है, यानी कि सेफ रूप में इससे बेहोश किया जा सकता है। ठीक है, तो आजकल क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं करते हैं, इसके स्थान पर हेलोथेन का यूज किया जाता है व्यक्ति को बेहोश करने। क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास में है फोस्जिन गैस। ठीक है, फोस्जिन गैस अपने पास में एक जहरीली गैस होती है जो अंधेपन का कारण होती है और कई बार इसकी ज्यादा क्वांटिटी से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसका एग्जांपल अपन देखते हैं, हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर एक जहरीली गैस का उपयोग किया गया और ये जहरीली गैस थी अपने पास में फोस्जिन। ठीक है, यानी कि इसमें फोस्जिन का उपयोग किया गया था, यानी कि यहां पर हम ये कह दें कि ये जो विश्व युद्ध हुआ था इसमें गैस वारफेयर ये हुआ था जिसमें 80% जो नुकसान था अपने पास में उसका मेन रीजन फोस्जिन गैस ही होती। ठीक है, इसके वजह से व्यक्ति अंधेपन का शिकार हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन की। ठीक है, नाम सुना होगा, बड़ा है नाम, लेकिन हम इसे रिप्लेस करते हैं DDT। कहते हैं कि नाम तो सुना ही होगा इसका। ठीक है, यानी कि ये अपने पास में नॉर्मल वे में एक पेस्टिसाइड के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि ये एक कीटनाशी के रूप में उपयोग आता है। क्लियर है? लेकिन ये अपने पास में काफी टॉक्सिक होता है, यानी कि हानिकारक प्रॉपर्टी रखता है। क्लियर है? और हानिकारक प्रॉपर्टी कैसे, इसका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टाइम होता है, यानी कि लंबे समय तक इसका इफेक्ट रहता है, इसलिए आजकल इस पे बैन लगा दिया गया।
क्लियर है। लेकिन फिर भी जो अफ्रीकन देश है अपने पास में, उसमें मलेरिया के मच्छर जो होते हैं उनको खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि यहां पर जब डीडीटी का जो उपयोग होता है ये नॉर्मल वे में किया जाता है अपने पास में, यानी कि बहुत कम मात्रा में और किसी विशेष कंडीशन में किया जाता है। और ये विशेष कंडीशन अपने पास में जो अफ्रीकन जंगल होते हैं उनके अंदर डीडीटी का छिड़काव किया जाता है मलेरिया मच्छर को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास में जनरल इंट्रोडक्शन है अपने पास में कि हैलोजन वेपन होते क्या है और इनका अपन कैसे कैसे इसका उपयोग होता है, कहां कहां पे इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि कुछ जनरल अपने पास में हम ग्रुप देखते हैं, वो आपको सोते उठते बैठते समय हमेशा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, उससे फिर आगे अपने पास में नॉमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी रिएक्शन के अंदर अपने पास में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या है अपने पास में, नोट कर लेंगे उनको साथ के साथ में। ठीक है, पढ़े हुए सारे हैं अपने को, लेकिन फिर भी एक जनरल के रूप में अपने फर्स्ट पेज के ऊपर ये सब लिखा होना चाहिए। क्लियर है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्किल ग्रुप, एल्किल के रूप में। अब एल्किल के रूप में अपने पास CH3 यदि कहीं पे अटैच होता है तो इसे कहा जाता है मैथिल। C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल। इसी तरह ये ध्यान रखना अपने पास में, यानी कि अपने पास इस तरह का ग्रुप किसी कार्बन सीरीज के लास्ट सीरीज पर है तो इसे कहा जाता है आइसो ग्रुप। ठीक है, और यहां पे 3 कार्बन का है तो इसे कहेंगे आइसोप्रोपिल। क्लियर है। इसी तरह जैसे ये हो गया, देखिए अब दोनों में क्या सिमिलरिटी है अपने पास में, ये कि ये ग्रुप ये है। अब यदि हाइड्रोजन होता तो आइसोप्रोपेन हो जाता, यहां पे हाइड्रोजन है तो ये ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो ग्रुप है इस तरह का अपने पास में, ठीक है, तो इसे कहेंगे आइसोब्यूटिल। क्लियर। इसी तरह इसे कहते हैं नियो ब्यूटिल। या इसे नियो पेंटिल कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए अपने पास में कुछ यहां पर जनरल टर्मिनोलॉजी भी हम यूज करते हैं। क्या, यानी कि ये जो कार्बन है ये अपने पास में सेकेंडरी कार्बन होता है। ठीक है, सेकेंडरी अपने पास में क्या होता है, सेकेंडरी का मतलब कार्बन जिससे 2 एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं उसे कहा जाता है सेकेंडरी कार्बन। इसलिए इसे हम एक जनरल नेम और देते हैं द्वितीयक प्रोपिल। ठीक है, इसी तरह यहां पे एक कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप यानी कि तृतीयक ब्यूटेन। क्लियर है। इसी तरह यदि अपने पास में कुछ डबल बॉन्डेड हो, इसे कहा जाता है वाइनिल समूह। ठीक है, इसी तरह ये जो समूह है इसे कहा जाता है कोरोनिल। बस ये इसको हम एक बार पढ़ते हैं फिर उसके बाद भूल जाते हैं, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है अपने पास में। ठीक है, इसके बाद इसे कहा जाता है एलेलिक समूह।
ठीक है, तो ये अपने पास में कुछ जनरल है कि जिसके अंदर अपने पास में कि एल्किल ग्रुप कौन कौन से हैं, तो इनका नेम आपको पता होना चाहिए कि ये अपने पास में कौन से ग्रुप होते हैं, क्योंकि आगे चल के अपने पास कुछ काम में आएंगे, तो जिससे अपने को ध्यान रहेगा कि हाँ तुरंत अपन देखा अपन ने कि हाँ ये वाला ये समूह होता है, क्योंकि फर्स्ट पेज के ऊपर अपने पास में लिखा है, जिसको मैंने कहा कि बेसिकली आपके दिमाग के अंदर सोते उठते बैठते समय हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम एरोमेटिक कंपाउंड जो है उसके अंदर कुछ ग्रुप लगाकर उनके नेम लिखते हैं। देखिए एरोमेटिक में जनरल वे में हम बेंजीन की बात करते हैं। ठीक है, ये अपने पास, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं C6H5, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है एरिल समूह या फिर इसे कहते हैं फेनिल समूह, एरिल या फेनिल समूह कहते। क्लियर? इसके बाद एक कंपाउंड जाना पहचाना अपने पास में, ये है अपने पास। ठीक है, इसे हम कहते हैं, जनरल नेम होता है इसका टॉलुइन, ये इसका जनरल नेम होता है। ठीक है, अब इससे अपने पास कौन कौन से समूह बनते हैं उसकी अपन बात करते हैं। तो यहां पर अपने पास बेंजीन रिंग, इससे जो CH3 है इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो यहां पर अपने पास में एक समूह का निर्माण होता है, इसे कहते हैं बेंजिल या फिर बेंजिलिक समूह। ठीक है, यदि मैं यहां पर जो रिंग से अटैच कार्बन है इसकी 2 वैलेंसी को फ्री कर देता हूं, ठीक है, तो इसे कहते हैं बेंजल समूह। क्लियर है? इसके बाद यदि मैं इसकी तीनों वैलेंसी फ्री कर देता हूं तो इस कंडीशन में यहां पर अपने पास ये होता है बेंजो समूह। क्लियर है? तो ये अपने पास में कुछ समूह होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इसके बाद हैलोजन आते हैं, तो हैलोजन के बारे में हम जानते हैं कि हैलोजन होते क्या है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं हैलोजन वर्गपन के क्लासिफिकेशन की, यानी कि इसके वर्गीकरण की बात करें। नोट कर लेना, इनको ध्यान होना चाहिए कि इनके पिन पॉइंट चलेंगे, नोट्स बनाते हुए चलने हैं अपने को। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण इनका हैलोजन वर्गपन का। क्लियर? वर्गीकरण में हम देखते हैं इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, इसका वर्गीकरण करते हैं हम 2 प्रकार से। एक हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार, ठीक है, और एक होता है अपने पास में CX बंध की प्रकृति के आधार पर। क्लियर है? देखिए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार। ठीक है, इस वर्गीकरण को देखें उससे पहले हमने पढ़ा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC के जब नियम पढ़े थे तो वहां पे हमने कहा था कि यदि अपने पास में कोई 2 प्रतिस्थापी समान हो अपने पास में, या 3 हो समान, या 4 समान हो, तो यदि अपने पास में समान 2 प्रतिस्थापी हैं तो उनके नाम से पहले डाई लिखते हैं, 3 है तो ट्राई लिखते हैं, 4 है तो टेट्रा लिखते हैं, 5 है तो पेंटा लिखते हैं, 6 है तो हेक्सा लिखते हैं। ठीक उसी तरह से अपने पास में इसका वर्गीकरण है। अब यहां पर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, वहां पे हमने 2 से स्टार्ट किया था, यहां पे 1 से स्टार्ट करेंगे। और यदि अपने पास 1 हो अपने पास में, इसे कहेंगे मोनो। ठीक है, अब हैलोजन वर्गपन है तो मोनो हैलाइड्स।
ठीक है। अब मोनोहेलाइड का मतलब क्या है अपने पास में, यानी कि इसके अंदर अपने पास कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा। भाई ये क्या है अपने पास में, हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हैलोजन एटम से कर देते। ठीक है, तो ये अपने पास में हैलोजन व्युत्पन्न यानी कि हैलोजन डेरिवेटिव बनते, यही तो है अपने पास में। अब मोनोहेलाइड का मतलब हम ये कहें, एक हाइड्रोजन परमाणु और एक हैलोजन परमाणु, यानी कि एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दें और इसके स्थान पर एक हैलोजन परमाणु जोड़ देते हैं, तो बनने वाले जो यौगिक होते हैं उन्हें मोनोहेलाइड्स कहते हैं। जैसे हम कहें CH3Cl, निर्माण कैसे हुआ, CH4 से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया और एक हैलोजन परमाणु जोड़ा, इसे कहते हैं क्लोरोमेथिल या मेथिल क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह CH3 CH2Br, ब्रोमोएथेन हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, यानी कि अपन जितने भी एग्जाम्पल इसमें देखते हैं तो रेशियो क्या होगा अपने पास में कि एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु से कराने पर बनने वाले जो यौगिक होते हैं उन्हें मोनोहेलाइड कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड होता है अपने पास में डाइहेलाइड्स। इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब डाई का मतलब दो होता है, यानी कि इसके लिए हम ये कहें दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन दो हैलोजन परमाणु से करा देते हैं, तो बनने वाले यौगिक क्या होते हैं अपने पास में, डाई हैलाइड। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें CH2, इससे दो हैलोजन परमाणु जोड़ दिए। ठीक है, इसी तरह CH2 Cl Cl, ढाई हैलाइड हो गए भाई, दो हाइड्रोजन परमाणु हटा रहे भाई, C2H6 था, C2H6 में से दो हाइड्रोजन हटाए और दो हैलोजन एटम जोड़ दिए अपन ने। इसी तरह ये अपने पास में दो हाइड्रोजन हटाए दो हैलोजन एटम जोड़ दिए अपन ने। ठीक है, ये लो, दो हाइड्रोजन हटाए दो हैलोजन जोड़ दिए, दो हाइड्रोजन हटाए दो हैलोजन एटम जोड़ दिए अपन। ठीक है, तो ये डाई हैलाइड हो जाते हैं। इसी तरह हम ये कहें थर्ड, अब मैं ये कहूं कि ट्राई हैलाइड आता है मेरे पास में, टेट्रा हैलाइड आता है, पेंटा हैलाइड आता है, हेक्सा हैलाइड आता है, तो मैं इन सभी को एक में ही समेट देता हूं। कैसे, अब मैं इनको नाम दे देता हूं पोली हैलाइड। अब पोली हैलाइड क्या होंगे अपने पास में, तो हम ये कह दें कि पोली हैलाइड में भी दो तक तो अपने पास आए गए, अब हम क्या कहें 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इतने अपने पास में हाइड्रोजन एटम, इनका रिप्लेसमेंट यानी कि इनका प्रतिस्थापन, यदि 3 हाइड्रोजन एटम हटा रहे हैं तो 3 हैलोजन, 4 हटा रहे हैं तो 4 हैलोजन, 5 हटा रहे हैं तो 5, 6 हटाएंगे तो 6, इन हैलोजन से कर देते। ठीक है, तो बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं उन्हें पॉलीहैलाइड्स कहते हैं, यानी कि दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन से कराने पर पॉलीहैलाइड्स का निर्माण होता है। क्लियर है। देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपने पास ये अपने पास में ट्राई हैलाइड का, भाई 3 हाइड्रोजन हटे हैं 3 हैलोजन एटम आगे। इसी तरह चार हट गए अपने पास में। ठीक है, ट्राई हैलाइड, हेक्सा हैलाइड। ठीक है, यानी कि अपने पास में मोर देन
ये मोर देन 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करते हैं अपन हेलोजन एटम से, तो बनने वाले कंपाउंड क्या होता है अपने पास में, पॉलीहैलाइड होते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में पहला वर्गीकरण होता है इसका हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। क्लियर है। अब इसमें जो डाई हैलाइड होते हैं, इस डाई हैलाइड को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है, इसे कहते हैं 2 टाइप्स में। ठीक है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है अपने से, एक होता है जेम डाई हैलाइड और एक होता है अपने पास में विस डाई हैलाइड। मतलब क्या है अपने पास में कि यदि अपने पास दोनों हैलोजन एटम, ये तो कंफर्म है अपने पास में कि डाई हैलाइड का मतलब 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित किए जाएंगे। क्लियर है। तो यहां पर अपन ये कहते हैं कि यदि अपने पास ये दोनों के दोनों हैलोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन एटम से अटैच हो, तो इस कंडीशन में जेम डाई हैलाइड का निर्माण होता है। और यदि ये दोनों हैलोजन परमाणु एक दूसरे के नजदीक कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं, तो इसे कहा जाता है विस डाई हैलाइड। ठीक है, भाई 2 नजदीकी कार्बन परमाणु के ऊपर हैलोजन है, तो ये होते हैं अपने पास में विस डाई हैलाइड। याद रखने के लिए कि 2 दोस्त हैं, उनमें दुश्मनी हो गई, यदि दुश्मन है तो दूर दूर रहेंगे, दोस्ती है तो नजदीक रहेंगे, यानी कि इन दोनों हैलोजन जो है अपने पास में इनके मध्य दुश्मनी है, इसलिए दूर दूर रहते हैं। अब एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो जेम डाई हैलाइड का मतलब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पे अटैच होते हैं, और विस डाई हैलाइड का मतलब दोनों हैलोजन परमाणु एक दूसरे के नजदीक कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट वर्गीकरण अपने पास में आता है CX बंध की प्रकृति के आधार पर, इसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया अपने पास में। इसमें हम ये कहते हैं कि यहां पर ये जो वर्गीकरण होता है अपने पास में, ये वर्गीकरण कार्बन परमाणु, कौन सा कार्बन परमाणु, जिससे हैलोजन परमाणु अटैच होता है। ठीक है, इस कार्बन परमाणु की संकृत अवस्था, यानी कि जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, उस कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर यह वर्गीकरण होता है अपने पास में। ठीक है, और कार्बन परमाणु का संकरण कौन सा होता है, तो हम यह जानते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी है। ठीक है, अब कार्बन की 4 वैलेंसी है, अब इससे संकरण कौन कौन सा हो सकता है, तो देखिए संकरण के लिए क्या चाहिए अपने को, संकृत कक्षक, और संकृत कक्षक कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम कहते हैं सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या, ये होती है अपने पास। ठीक है, अब कार्बन परमाणु के पास लोन पेयर तो है नहीं, अब यहां पर अपन इसकी 4 वैलेंसी की बात करते हैं, और यदि इसमें 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है, तो 4 संकृत कक्षक, और 4 संकृत कक्षक के लिए हम कहते हैं sp3 संकरण, यानी कि 1 s और 3 p कक्षक होते हैं। ठीक है, यदि मैं ये कहूं कि इसके पास 3 सिग्मा है, लॉन पेयर 0 होगा, यानी कि साथ में एक पाई बंध और है इसके पास। ठीक है, 3 सिग्मा है, लॉन पेयर 0 है, उस कंडीशन में संकृत कक्षकों की संख्या 3, और 3 के लिए sp2 संकरण की बात करते हैं। ठीक है, यदि हम ये कहें कि इसके पास 2 सिग्मा है और लॉन पेयर 0 है, उस कंडीशन में संकृत कक्षकों की संख्या 2 होगी, और 2 के लिए हम ये कहते हैं sp संकरण। ठीक है, तो कार्बन परमाणु का जो संकरण है sp3 होगा, sp2 हो सकता है या sp हो सकता है। ठीक है, और ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण किससे संबंधित है, यानी कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से अटैच होता है, उस कार्बन परमाणु की संकृत अवस्था से संबंधित है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये वर्गीकरण 3 टाइप्स का होगा, यानी कि इसमें हम कहेंगे sp3CX बंध वाले यौगिक, sp2CX बंध वाले यौगिक और sp-CX बंध वाले यौगिक। ठीक है, देखते हैं। देखिए
ये इसमें तीसरा टाइप यहां पे लिख देते हैं, पॉलीहैलाइड्स। समझ तो आई गया? ठीक है, देखिए इसमें हम कहते हैं फर्स्ट sp3CX बंध वाले यौगिक, ये हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हम ये कहें sp2CX बंध वाले यौगिक, और तीसरा टाइप हम ये कहें sp(CX) बंध वाले यौगिक। यानी कि कुल मिलाकर ये अपने पास में 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, इसके लिए हम ये कहें कि इसमें कार्बन परमाणु जो sp3 संकरण रखेगा उससे हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। क्लियर है? इसके लिए हम ये कहते हैं कि इसमें एक डबल बॉन्ड होगा जिसमें एक सिग्मा और एक पाई। इस कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। और इसके लिए हम ये कहते हैं कि यहां पर अपने पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये अपने पास में 3 टाइप से होते हैं। अब इन्हें फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है, और फर्दर क्लासिफाइड करते हैं तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं sp3CX बंध वाले यौगिक। ठीक है, इसकी जब हम बात करते हैं तो एक शब्द हम जानते हैं एल्केन। एल्केन श्रेणी के बारे में हम जानते हैं। एल्केन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध उपस्थित होता है, वो एल्केन होती है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहें तो इसको फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है। फर्दर क्लासिफाइड में फर्स्ट टाइप होता है इसका एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड यानी कि इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, कैसे? अपने पास कोई भी एल्केन है, उस एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर हैलोजन परमाणु जोड़ दें। एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया, एक हैलोजन जोड़ दिया, 2 को हटाया, 2 हैलोजन जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से तो हम ये कह दें कि अपने पास एल्केन जो है, उस एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर हैलोजन परमाणु जोड़ देते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम ये कहते हैं CH3Cl है अपने पास में, CH3CH2Br आ जाए अपने पास में, CH2CH2Br ये आ जाए अपने पास में। ठीक है, तो ये सब क्या है अपने पास में, सभी अपने पास एल्केन से निर्मित हैं। यानी कि एल्केन जो हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर हैलोजन परमाणु को जोड़ दिया जाता है तो अपने पास एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। क्लियर है? अब यहां पर अपने पास इसे क्लासिफाइड किया जाता है 3 टाइप्स में। ठीक है, क्या कहते हैं अपने पास में कि यहां पर जो कार्बन परमाणु होता है, उस कार्बन परमाणु के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, यानी कि कार्बन परमाणु की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि यदि अपने पास यहां पे हैलोजन परमाणु जुड़ा, ठीक है, यानी कि अपने पास जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पर एक ही एल्किल ग्रुप अटैच हो, या हम ये कह दें कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उससे 2 एल्किल ग्रुप अटैच हो, और या हम ये कह दें कि जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उस पे 3 एल्किल समूह उपस्थित हो। तो हम ये जानते हैं कि यदि एक एल्किल समूह उपस्थित होगा तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन, यदि इस पे 2 एल्किल समूह होते हैं तो इसे हम कहते हैं द्वितीयक कार्बन, और यदि इस पर 3 होते हैं तो इसे कहते हैं तृतीयक कार्बन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम ये कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये क्लासिफाइड करते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है इसका, नेक्स्ट है अपने पास में एलिलिक
हैलाइड, इसकी बात करते हैं। ठीक है, एलिलिक हैलाइड नाम सुना है अपन ने, एलिलिक समूह। एलिलिक समूह पहले ही पेज पे अपन ने लिखा था। एलिलिक समूह होता है अपने पास में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, इससे हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, यानी कि हम ये कह दें, इसकी डेफिनेशन नॉर्मल वे में कह सकते हैं कि एलिलिक समूह से हैलोजन परमाणु जुड़कर एलिलिक हैलाइड का निर्माण करता है। क्लियर है? लेकिन ध्यान दीजिए, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। यदि क्लासिफिकेशन में जो क्वेश्चन मिलेगा या तो यहां से मिलेगा या एक पॉइंट और आएगा वहां से मिलेगा। ठीक है, बाकी जो वर्गीकरण पढ़ा है अपन ने, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं मिलता। ठीक है, यदि मिलता है तो बस यहां से जरूर मिल सकता है, जैम और विस से। बाकी अभी तक तो आया नहीं है, आगे का पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने को हर चीज पता होनी चाहिए। तो यहां पे अपन एक तो कहते हैं कि एलिलिक हैलाइड, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि एलिलिक समूह से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। लेकिन कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या कह देता है कि एलिलिक कार्बन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी नई डेफिनेशन बनाते हैं। वो क्या है, यानी कि इसके लिए हम क्या कहते हैं, द्विबंध के कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन एलिलिक कार्बन कहलाता है। रिपीट कर रहा हूं, द्विबंध के कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन एलिलिक कार्बन कहलाता है, और इस एलिलिक कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़कर एलिलिक हैलाइड का निर्माण करता है। ठीक है, अब आपसे एलिलिक हैलाइड पूछे या एलिलिक कार्बन के बारे में पूछे, अपन नॉर्मल वे में डायरेक्ट एग्जांपल देके इसको समझा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट वर्गीकरण इसका है बेंजीलिक हैलाइड। नेक्स्ट है बेंजीलिक हैलाइड, इसकी बात करते हैं। नाम तो सुना ही है अपन ने, बेंजीलिक। अभी पहले पेज पे लिख के आए हैं बेंजीलिक समूह कौन सा है, तो इसका एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूं, बेंजीलिक समूह। बेंजीलिक समूह यानी कि बेंजीन वलय, इससे अटैच कार्बन, ये अपने पास बेंजीलिक समूह, और इससे हैलोजन परमाणु जुड़ा, तो ये अपने पास में बेंजीलिक हैलाइड का एग्जांपल होता है। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बेंजीलिक हैलाइड क्या होते हैं, तो अपने को पता है कि बेंजीलिक जो समूह होता है उससे हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। क्लियर? अब इसकी नई डेफिनेशन डिस्कवर करते हैं। क्या? द्विबंध के कार्बन से, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजीलिक कार्बन कहलाता है, और इस बेंजीलिक कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़कर बेंजीलिक हैलाइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो अब आपसे चाहे बेंजीलिक कार्बन के बारे में पूछे या बेंजीलिक हैलाइड के बारे में पूछे, क्लियर हो गया अपने पास। ठीक है, तो ध्यान रखना, द्विबंध के कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन तो बेंजीलिक कार्बन कहलाता है, और द्विबंध के कार्बन अपने पास ये है। ठीक है, ये कार्बन एलिलिक कार्बन, यहां पर अपने पास बेंजीन वलय के द्विबंध के कार्बन से, ठीक है, थोड़ा सही कर लेना इसको, कि बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजीलिक कार्बन होता है, जबकि यहां पर अपन डेफिनेशन देते हैं कि द्विबंध के कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट है अपने पास में sp2CX बंध वाले यौगिक, इसकी बात करते हैं। sp2CX बंध वाले यौगिक में हम ये कहते हैं कि डायरेक्ट हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ होगा, अपने पास द्विबंध के कार्बन से। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपने पास में इसे क्लासिफाइड किया जाता है फर्स्ट वाइनिल हैलाइड। ठीक है, वाइनिल हैलाइड, वाइनिल समूह पढ़ा है अपन ने, वाइनिल समूह अपने पास होता है ये। ठीक है, तो हम ये कह दें कि वाइनिल समूह से हैलोजन परमाणु जुड़कर वाइनिल हैलाइड का निर्माण करता है। ठीक है, कि हम ये कह सकते हैं द्विबंध के कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो ये वाइनिल हैलाइड का निर्माण होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें सेकंड पढ़ते हैं अपन हेलो एरिन, ये पढ़ते हैं। हेलो एरिन क्या है अपने पास में, बेंजीन वलय, हम ये कहते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से डायरेक्ट हैलोजन परमाणु, यानी कि ये अपने पास बेंजीन वलय से डायरेक्ट हैलोजन परमाणु यदि अटैच होता है तो ये होता है अपने पास में हेलोएरिन। संकरण देखते हैं तो संकरण इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है, जबकि यहां पर अपन चेक करते हैं sp3 है अपने पास में, सभी का sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, sp3 अपने पास में sp3, ठीक है। तो ये अपने पास में होता है हेलोएरिन, यानी कि इसके अंदर बेंजीन वलय के कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसमें sp-CX बंध वाले यौगिक, इसमें हम डायरेक्ट एग्जांपल लिख देते हैं, यानी कि इसके लिए अपने पास में कोई एल्काइन है, एल्काइन में त्रिबंध के कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो ये कहलाते हैं अपने पास में sp-CX बंध वाले यौगिक। क्लियर है। तो ये अपने पास में हैलोजन वर्गफल का जो वर्गीकरण होता है, ये वर्गीकरण समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसी से आगे बढ़ेंगे, इसका नामकरण चेक करेंगे अपन, CX बंध की प्रकृति कैसी होती है अपने पास में, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम नामकरण पढ़े तो उससे पहले जो GOC में अपन ने नामकरण पढ़ा था, एक बार पढ़ के आना, तो हम 2-4 एग्जाम्पल ले लेंगे, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन रूप के अंदर जो IUPAC है वो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।